जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। ये योजना भी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। मैं परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख अर्थात 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु से 1 लाख रुपए और 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपए होगी। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। सरकार के सभी विभागों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया है। मैं सरकारी, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों जो सरकार से वित्तीय मदद लेते हैं में उचित प्रक्रिया का उपयोग करने, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग बनाने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक संभव होगा आंतरिक लेखा परीक्षा फेसलेस मोड में इस उद्देश्य के लिए स्थापित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ऑडिट से जोड़ा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंबाला का एक लेखा परीक्षा अधिकारी पलवल में किए गए इंजीनियरिंग कार्यों पर हुए व्यय का लेखा परीक्षा कर सकता है। इससे सार्वजनिक व्यय में भी पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। डीबीटी हरियाणा का सीधे लाभ अंतरण पोर्टल सितंबर 2017 में परिचालन में आया था। डीबीटी पोर्टल पर 142 योजनाएं ऑनबोर्ड की गई हैं, जिनमें से 68 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और 84 राज्य की योजनाएं हैं। वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक लाभग्राहियों को 11,250 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाने से 1182 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपीपी डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है कि प्रत्येक युवा या तो शिक्षित हो या नौकरियों के लिए कौशल प्राप्त हो। 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है, ताकि इस आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। 40 से 60 वर्ष तक की आयु की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग द्वारा की जाएगी। ये सरकार को राज्य के लोगों तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सेवा भाव से अपना दायित्व निभाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का राज्य की अर्थव्यवस्था में
18.5% का योगदान है। भारत के आर्थिक विकास में हरियाणा के किसानों का योगदान सभी जानते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों को 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन देता है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 9 लाख से अधिक किसान नियमित रूप से पंजीकृत कराते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को व्यापक रूप से अपनाने से राज्य के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, धान की बीज से सीधी बिजाई के लिए वित्तीय सहायता, तिलहन और दलहनों को बढ़ावा देने और बाजार भाव न्यूनतम मूल्य से कम होने पर सहायता देने के लिए भावांतर भरपाई जैसी कई अनूठी पहल करना संभव हुआ है। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद की मंजूरी के बाद 48 घंटे में भुगतान के अलावा किसानों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने में सक्षम रही है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपए के अलावा किसानों की फसलों की खरीद के 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में जमा कराई है। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कृषि में आय बढ़ाने के हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार राज्य में मोटे अनाजों की काश्त और खपत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। बाजरे की उत्पादकता में सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला भिवानी के गोकुलपुरा में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। क्लस्टर प्रदर्शन, संकर बीजों के वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा विभिन्न उत्पादों के माध्यम से बाजरे की खेती की उत्पादकता, इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। गत वर्ष मैंने प्राकृतिक खेती पर एक नए कार्यक्रम की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। वर्ष 2022-23 में 2238 किसानों की पहचान की गई और 5906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की गई, जबकि गत वर्ष के बजट भाषण में निर्धारित 2500 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। ये एक छोटी सी लेकिन उल्लेखनीय शुरुआत है। वर्ष 2023-24 में मैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें से 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरोंडा में 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा के मांगियाना में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार उर्वरकों, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी का समुचित उपयोग, ड्रोन इमेजरी के माध्यम से फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी, स्थानीय क्षेत्र की बीमारी, कीट निगरानी और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के माध्यम से सटीक कृषि, जो जलवायु स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाती है, पर बल देने का प्रस्ताव करती है। यह परियोजना सिरसा जिले में शुरू की जाएगी और परिणामों के आधार पर इसे अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कृषि गतिविधियों में किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। हरी खाद या ढेंचा की खेती मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके अंतर्गत किसान को ढेंचा की खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की लागत का 80% वहन करेगी और किसान को लागत का केवल 20% योगदान देना होगा। कम पानी की खपत के लिए धान की सीधी बिजाई हेतु 4,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बुआई के तहत लाया गया
और 29.16 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थी को दी गई। इससे राज्य में 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई है। मैं वर्ष 2023-24 में धान के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित करता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के आह्वान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राज्य के किसानों ने एक्टिव फायर लोकेशन में पराली जलाने की घटनाओं में 48% तक की कमी की है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहना हुई है। एक अनूठी पहल के तहत सरकार किसानों को प्रोत्साहन सहित निर्धारित सेवा क्षेत्र में नामित एजेंसियों द्वारा धान की पराली के खरीद के लिए 1,000 रुपये प्रति टन और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपये प्रति टन की सरकारी दर से अधिसूचित करेगी। राज्य में थर्मल पावर प्लांट भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ पैलेट के रूप में धान की पराली बायोमास का उपयोग करेंगे। पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित 2G एथेनॉल संयंत्र चालू हो गया है और इथेनॉल उत्पादन के लिए धान की पराली का उपयोग करेगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से मृदा में उर्वरकता बढ़ती है। मैं आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य प्रस्ताव करता हूं। सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने का आश्वासन देती है। मृदा लवणता और जल भराव की बढ़ती समस्या ने कई जिलों में कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। वर्ष 2022-23 के लिए ऐसी भूमि के सुधार के लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 20,703 एकड़ क्षेत्र का सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी से सुधार किया गया। इस पर 29 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए ऐसी 50,000 एकड़ भूमि के सुधार के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। इसे कृषि गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रमों, ताजे फल और सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करके पैक हाउस की स्थापना, किसान उत्पादक संगठन के गठन के माध्यम से बागवानी के अधीन क्षेत्र को दोगुना और बागवानी उत्पाद को 3 गुना करना है। बेहतर मूल्य प्राप्ति और गुणवत्ता में सुधार के लिए नीलाम के माध्यम से शहद का विपणन करने के लिए राज्य में मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए सरकार एक शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने और शहद व्यापार नीति तैयार करने का प्रस्ताव करती है। राज्य में कई बागवानी फसलों के लिए स्थापित उत्कृष्टता केंद्र बागवानी में प्रोत्साहक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ष 2023-24 में मैं 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें से एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा पिनंगवा नू में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर जज्जर में फूलों के लिए स्थापित होगा।